लेसन 3 मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्ट्रेशन। हम एमओए और एयू के बारे में इसमें बात करेंगे। इसमें सेक्शन 256 आता है, 2545 एंड 7 ये सेक्शन आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें डिफाइन और कन्फाइन होता है कंपनी के बारे में। डिफाइन मीन्स क्या कहाँ तक कर सकती है, और कन्फाइन मीन्स लिमिट तय है कि ये यहाँ तक कर सकती है, बस क्या करने को बताया है, क्या करने को रोका है। और इसमें बताया है कि जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं, मेंबर को ही फर्स्ट सब्सक्राइबर बोलते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई कंपनी न्यू बनी है, उसके एमओए में फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं कि 7 मेंबर, इतने मेंबर, डैश मेंबर चाहिए, तो वो तो सब्सक्राइबर ही रहेंगे ना, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम बोल लिया है, और ये कभी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे दिया है मेमोरेंडम की डेफिनेशन, सेक्शन 256 में मेमोरेंडम की डेफिनेशन आती है। यहाँ पे सेक्शन 4, इसमें क्लियर टर्म बताई है स्पेसिफिक एमओए की, कि कंटेन क्या क्या वो कर सकती है। और ये चार्टर होता है कंपनी का, रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, उसको रिटर्न स्टेटमेंट को चार्टर भी बोलते हैं। कंटेन द ऑब्जेक्ट सेल पर्पस, इसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट रहता है और स्कोप होता है। सेक्शन 4 में क्लियर टर्म रहती है एमओए की। क्या 3 टर्म होती है? वो चार्टर, रिटर्न स्टेटमेंट होता है, उसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा क्या है कि कंपनी का स्कोप उसमें रहता है। ये 3 चीज़ें। अब यहाँ पे है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। अब सिंपल सी बात है कि जो चीज़ कंपनी को नहीं, अगर एमओए में नहीं है तो कंपनी वो चीज़ नहीं कर सकती। यहाँ पे उससे रिलेटेड एक केस दिया है, रेलवे एंड विस रिचेस। इसमें है कि रेलवे ने रिचेस नाम की कंपनी को एक काम दिया था मशीनरी इंजीनियर से रिलेटेड, कि मशीनरी से रिलेटेड काम दिया था रिचेस कंपनी को कि वो ये काम करो, पर उसके एमओए में वो था ही नहीं। तो फिर अब रेलवे वालों ने बोला कि पहले आप अपना अल्टर करो एमओए और फिर काम करो। अगर किसी को कोई काम करना है और वो उसके एमओए में नहीं है तो पहले अल्टर करो फिर काम करो। ऐसे नहीं कि पहले काम कर ले बाद में अल्टर कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, फिर तो वो वाइड हो जाएगा ना, इसलिए इस केस में बताया है। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फॉर्म ऑफ इनकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म दे के रखे। फॉर्म किस में दे के रखे? सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 में दे के रखे, ABCDEF। ये 5 फॉर्म होते हैं एमओए के, है ना। और हम पूरा चैप्टर ये 5 फॉर्म एमओए में कैसे अल्टर, कब, कहाँ, कैसे क्या होते, यही है, इन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ABCDE फॉर्म होते शेड्यूल 1 के, ठीक। अब वो ABCDEF क्या होते हैं? ABCDEF फॉर्म कंपनी फॉर्म भरती है कि उसको कौन सा वाला मेमोरेंडम ऑफ चाहिए, वो कंपनी के हिसाब से, जो इसकी जो वाली कंपनी हो वो हिसाब से वो फॉर्म भरती है। टेबल ए बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो। टेबल बी बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो। टेबल सी बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल हो। टेबल डी बोलता है कंपनी अनलिमिटेड कंपनी हो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल ई बोलता है अनलिमिटेड कंपनी हो हैविंग शेयर कैपिटल। ये 5 फॉर्म होते हैं, ये हर कंपनी अडॉप्ट करती है अपने कंपनी के लिए। ये फॉर्म के एमओए होता है। अब एमओए में क्या होता है हम वो बात करेंगे। कंटेन ऑफ मेमोरेंडम शेड्यूल 4 रीड विद शेड्यूल 1। अब ये पूरा अल्टर हम करेंगे, अभी पढ़ते ही होते क्या। नेम क्लोज होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, लाइबिलिटी क्लोज होता है, कैपिटल क्लोज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। नेम क्लॉज कंपनी का नेम, क्या कैसे कंपनी का नेम अल्टर करना हो तो रजिस्टर ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है वो अल्टर करना हो। ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही है और वही अल्टर करना हो तो। लाइबिलिटी क्लॉज कंपनी कितनी लाइबिलिटी थी अब उसको चेंज करना है तो उसके लिए। कैपिटल क्लॉज कैपिटल इतनी थी अब उसको उतनी करनी है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज ये क्लॉज है जो कभी चेंज नहीं होता, ये क्लॉज हम चेंज नहीं करने, इसके बारे में चेंज करने का नहीं पड़ेंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो कंपनी बन गई तब सब्सक्रिप्शन हुआ था ना। अब ज़िंदगी भर सब्सक्रिप्शन से क्या ले लेना देना है। अब क्या जा जाके वो काम करेंगे वहाँ के सब्सक्रिप्शन को बोलेंगे कि नहीं इसको ऐड करो इसको हटाओ, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होता, ये बाकी चेंज होते हैं। अब नेम का पढ़ेंगे। नेम का है तो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो लास्ट वर्ड लिमिटेड रहेगा। प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट वर्ड
प्राइवेट लिमिटेड रहेगा। सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी है तो नॉट टेंडेड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। और एक्सेप्शन इसमें यहाँ पे दे के रखा है सेक्शन 462 में, ठीक है। स्टेट रजिस्टर ऑफिस, ये सब ऐसे ही अभी ये सब बहुत डीप में पढ़ेंगे। और कंपनी 1 साल के अंदर, जिससे कंपनी ने 1 साल पहले नाम चेंज किया था, और ऐसा नहीं कि वो अभी भी फिर से नाम चेंज कर दे, 1 साल के पहले नाम चेंज नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे दे के रखा है कि अगर जैसे वो है लिमिटेड बाय गारंटी, और 1 साल पहले जिन लोगों ने छोड़ दिया, जैसे जिन लोगों मेंबर ने गारंटी ली थी उन्होंने छोड़ दिया 1 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो उनको नहीं लेंगे। लेकिन जो 1 साल के अंदर जिन्होंने छोड़ा है ना, वो अभी भी उनके ऊपर वाइंडिंग अप अगर कंपनी हो रही है तो ये गारंटी वाला लाइबल रहेगा। उसके बाद ये सारी थ्योरी दे रखी है। उसके बाद नेम क्लॉज में 1000 रुपये फीस दे के फॉर्म फाइल करेंगे ROC को, 1000 रुपये की फीस देनी है ROC को, ठीक है। फिर यहाँ पे भी थ्योरी दे रखी है कि कोई ऐसा ऑफेंस लॉ, ऐसा कोई नाम मत रखो कि जो बहुत अजीब हो, अनडिज़ायरेबल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई नाम मत रखो, ठीक है। ये सारी थ्योरी दे के रखी है। उसके बाद इस केस में दे के रखा है कि अगर ROC को कहीं डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ROC को लगेगा कि नहीं, हाँ मुझे अजीब लग रहा है, यहाँ पे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो डिटेल्स में जाके भी चीज़ें चेक करेगी। और जैसे हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, अब अपना आपका नाम बहुत अनडिज़ायरेबल है, ये नाम तो मतलब रखना ही नहीं है। अगर किसी ने केस कर दिया और हाई कोर्ट ने बोला कि नेम हटाओ, तो ऐसा नहीं कि आज हाई कोर्ट ने बोला तुरंत आज के आज ही नेम हटा लेंगे। तो पहले ROC की जितनी प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस कंपनी फुलफिल करेगी, सारी प्रोसेस करेगी, तब वो कंपनी का नेम चेंज होगा। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ने आज बोला, ऑर्डर दिया कि नाम चेंज कर लो और कल नाम चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस केस में ये हुआ है, ये केस का नाम देख लो। फिर यहाँ पे सिचुएशन क्लॉज कंपनी कहाँ पे है, तो पहले सिर्फ स्टेट बताएंगे कि यहाँ पे इस स्टेट में ये कंपनी है। जब इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन हो जाएंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन बाद फुल एड्रेस देगी। ऐसा नहीं कि पहले भैया पहले ROC को पूरा एड्रेस दे दो, ये वो हो जाए, नहीं। इनकॉर्पोरेशन हो गया, 30 दिन हो गए, अब फिर ROC को फुल एड्रेस दो आपका कि रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, और स्टार्टिंग में सिर्फ स्टेट बताना है बस, है ना। और यहाँ पे भी फिर ये थ्योरी दे के रखी है पूरी। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का जो एक ऑब्जेक्ट क्लॉज है, तो 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट और साइड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट मीन्स कंपनी अगर सपोज मिठाई बनाने का काम करती है तो ठीक है ना, मिठाई बनाना उसका मेन काम हो गया, पर मिठाई के लिए वो पैकिंग भी करेगी, उसके लिए वो डिब्बे भी बनाएगी, प्लास्टिक के बनाएंगी, गत्ते के बनाएगी, तो उसको इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट बोल दिया। 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंटल वो जो पैकिंग करने का बिजनेस करते हैं, अगर वो उसी में बहुत ज़्यादा कर दे तो उसको भी मेन बिजनेस की ओर कन्वर्ट कर देंगे। मेन बिजनेस जो कंपनी, जिसलिए कंपनी ऑब्जेक्ट है जो उसका, और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट मीन्स जो उस चीज़ से रिलेटेड या उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट में कंपनी काम कर रही है वो। और सपोज ये अपने MOA में सारे ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं कि हम मिठाई बनाते हैं, मिठाई बनाने के लिए गत्ते बनाते हैं, फिर हम प्लास्टिक के भी बनाते हैं। अगर उसने कुछ नहीं भी लिखा तो हम मान लेंगे कि हाँ कंपनी डीम्ड टू बी ऑब्जेक्ट, हम मान लेंगे कि हाँ ये काम है तो ये काम भी कर सकती है कंपनी। यहाँ भी मैंने हर जगह लिख के रखा है कि चार्टर मीन्स रिटन स्टेटमेंट। ये बहुत नॉर्मल वर्ड है, चार्टर अगर नहीं पता हो तो ये वर्ड याद कर लेना कि चार्टर मीन्स रिटन स्टेटमेंट होता है किसी भी चीज़ का, MOA AOA में जो भी जहाँ भी लिखा है। लाइबिलिटी क्लॉज, ये कंपनी की लाइबिलिटी का क्लॉज की बात करता है। ये सब अभी जनरल है, अभी बहुत कुछ डीप में पढ़ेंगे। कैपिटल क्लॉज है, मैक्सिमम कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये नॉमिनल, ऑथराइज, रजिस्टर, ये सारी कैपिटल हमने पढ़ी है ना। मैक्सिमम लिमिट अभी आगे भी पढ़ेंगे। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर डिवीजन कैपिटल शोंडर, ये सब थ्योरी दे के रखी है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी दे के रखा है। अब यहाँ पे दे के रखा है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या अल्टर होता है MOA में? नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर होता है, रजिस्टर ऑफिस, कैपिटल क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज। यहाँ पे भी देख सकते हो कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मैंने कट भी लगा के रखा है, क्योंकि ये जब कंपनी बनती है तभी ये हो जाता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और इसका बाद में लेना देना कोई नहीं होता है। इसके बाद अब ये 3 सेक्शन दिए, सेक्शन
यहाँ पे दिए हैं 13 का 6, 13 का 10, 13 का 11। ये हम सर के में से पढ़ेंगे, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो यहाँ पे 13 का 6 बोलता है कंपनी MOA अल्टर करना है तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो रेजोल्यूशन के साथ ROC को फॉर्म MGT 14 देंगे अलोंग विद अल्टर MOA। जो MOA अल्टर किया है ना, उस अल्टर MOA की कॉपी, ताकि ROC को भी तो पता चले आपने अल्टर क्या किया है। और ये रेजोल्यूशन में SR देना है, ठीक है। सेक्शन 10 बोलता है अगर आप जो एक्ट है, सेक्शन 10 बोलता है जो अकॉर्डेंस विद एक्ट, जो एक्ट है, जो एक्ट बोल रहा है वो फॉलो नहीं करोगे तो अल्ट्रेशन नॉट वैलिड नहीं रहेगा अल्ट्रेशन। और सेक्शन 13(11) बोलता है अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उस और वो प्रॉफिट आप मेंबर के सिवा किसी को भी देते हो तो वो वाइड रहेगा, ठीक है। तो हमने ये तीनों सेक्शन पढ़ लिए हैं। तीनों सेक्शन क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ MOA में अगर दो चीज़ें नेम दो चीज़ से चेंज हो सकता है। एक जब कंपनी खुद से नेम चेंज करे, एक जब CG बोले। जब CG बोले कि अरे ये तो आपने पहली वाली कंपनी का यही नेम था, आपने भी यही कर लिया, आपने बहुत गलत नेम चुना, तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, आपने ऐसा नेम चूज़ कर लिया। तो जब CG बोले नेम चेंज करने को, और इंस्टेंट ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का ही मन हो कि नहीं हमें तो नेम चेंज करना ही है, ऐसे ही बिना रीज़न है वे, तो ये उसकी प्रोसेस है। तो ये हम नोट्स में से पढ़ते हैं, ये सर ने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। नेम चेंज 2 टाइप से ना, इंस्टेंट ऑफ नेम चेंज जब कंपनी खुद से करे चेंज ऑफ नेम, और जब डायरेक्शन ऑफ CG गवर्नमेंट रेक्टिफाई ऑफ नेम, जब CG बोले। इन दोनों में पहले जो खुद की नेम चेंज हो रही है उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। पहले SR पास होगा, और फिर अगर पब्लिक से प्राइवेट हो रही है या प्राइवेट से पब्लिक हो रही है तो CG से अप्रूवल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे CG कब कब बोलते हैं, सेक्शन 16 में बताया, जब सिमिलर नेम आइडेंटिफिकेशन हो या जब CG को लगे कि अरे नहीं नेम चेंज करवाना है। तो जब CG ने बोल दिया उसके 3 मंथ के अंदर करवाना है, और OR पास करेंगे, क्योंकि CG ने बोल दिया अपने मन से तो कर नहीं रहे ना, तो SR पास करेंगे। SR अपने मन से किया था तब पास करेंगे, CG बोल रही है तो OR पास करेंगे। और यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कब लेना है, यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, जब पब्लिक से प्राइवेट हो रही हो या प्राइवेट से पब्लिक हो रही है, इन दोनों में CG से पूछना है, भले वो CG बोले तो खुद से करें तो। यहाँ सेक्शन 13 का 3 है, अगर नेम चेंज हो गया, ठीक है, तो अब ROC इंटर न्यू नेम करेगा, है ना, और न्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा। लेकिन इनकॉर्पोरेशन जो डेट है आपकी, जिस दिन कंपनी बनी थी वो पुरानी ही रहेगी। पता चले आप आज नेम चेंज करो फिर कुछ टाइम बाद करो, आपकी तो इनकॉर्पोरेशन डेट ही चेंज होती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। रूल 29 में बताया है कि कंपनी अगर ये सब डिफ़ॉल्ट कर चुकी है तो वो नेम चेंज नहीं कर सकती। पता चला आप डिफ़ॉल्ट कर करके नेम ही चेंज करा रहे हो तो ये भी नहीं कर सकते हो तब तक। क्या, टू फाइल एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइल नहीं किया हो, पे ऑन रीपे, क्या नहीं पे और रीपे किया हो, डिपॉजिट या डिबेंचर इनको नहीं किया हो, या पे और रीपे इंटरेस्ट देयर ऑन, इंटरेस्ट नहीं दिया हो। अब अनलेस द डिफ़ॉल्ट इज मेड गुड, जब तक डिफ़ॉल्ट सही नहीं होगा तब तक नेम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे दिख दिया है प्रोसेस नेम चेंज करने की। पहली है कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग पहले बोर्ड को लगेगा कि हाँ यार हमें नेम चेंज करना है, तो वो बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही आते हैं ना, तो वो बोर्ड मीटिंग करेंगे। और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन 51% से होता है। अब मान लो इन लोगों ने, सबने सारे डायरेक्टर हाँ बोल दी कि हाँ हाँ नेम चेंज करना है। अब मेंबर से तो पूछना पड़ेगा, पता चले तुम मेंबर के पैसे लेके भाग रहे हो, तो ये बोर्ड वाली एक प्रोसेस हो गई। फिर सिंकिंग नेम अवेलेबिलिटी फॉर प्रपोज न्यू नेम फ्रॉम दी ROC। अब ROC को बताना पड़ेगा कि नेम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पहले ROC की वेबसाइट में तो देखेंगे हम कि नेम अवेलेबल है नहीं है। पता चले सारी प्रोसेस हो गई, बाद में देखेंगे कि अरे ये तो नेम पहले से ही है, तो कैसे देखेंगे, रन फाइल करेंगे अलॉन्ग विद 1000 रुपये फीस, प्रिस्क्राइब फीस 1000 रुपये। रन फाइल करेंगे CRC के पास 1000 रुपये फीस के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, अब हमारे पास हो गया कि हाँ यार ये वाला नेम अवेलेबल भी है, ये वाला नेम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है कि रन कहाँ फाइल करना है, रन CRC को फाइल करना है। सेंटर रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे क्या दिया है, हाँ सेंटर रजिस्ट्रेशन सेंटर। और रन का फुल फॉर्म क्या होता है, रन का फुल फॉर्म होता है
रिजर्व यूनिक नेम होता है। अब हमने नेम तो चेक कर लिया कि नेम है, और अब ऑब्टेन आरओसी अप्रूवल एंड नेम अवेलेबिलिटी लेटर। ऐसा थोड़ी कि आपने अब नाम अवेलेबल कर लिया, अप्रूव कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, अब तो पता चले कि आप 1 साल तक अपना नाम धर के रखे हो, ना वो नाम आपको मिला ना किसी और के लिए, तो वो रिजर्व कितने टाइम के लिए रहेगा उसकी भी लिमिट बता दी। अगर न्यू कंपनी है, जैसे पहली बार नेम देख रही हो, तो उसके लिए 20 डेज़, और ओल्ड कंपनी हो तो उसके लिए 60 डेज़ ये दिया है। फिर यहाँ पे देके रखा है अप्रूवल नेम के लिए CS डायरेक्टर से कन्वेन अनदर बोर्ड मीटिंग। अब इनके लिए भी मीटिंग करेंगे भाई, इन सब से पूछेंगे। तो रिसीव ROC, टेक नोटिस, फिक्स डेट, टाइम, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट सिस्टम, ये सब इसमें देके रखा है। फिर ये इशू ऑफ नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक और जनरल मीटिंग में रहेगी, उनमें बोर्ड से पूछेंगे क्या हम शेयर होल्डर को अब ये नोटिस कर दें, और अगर वो अप्रूव कर देंगे तो ठीक है, तो नोटिस सबको देंगे। अब सबको नोटिस जाएगा तो होल्डिंग होगी। होल्डिंग क्या होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर जब ये हो जाएगी, SR पास हो जाएगा 75% वोटिंग से, फिर ROC को फाइल करेंगे। ROC को फाइल करेंगे कितने? 30 दिन के अंदर। जब रेजोल्यूशन पास हुआ तब से MGT 14 विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। फिर उस फ्रेश इशू सर्टिफिकेट ROC कब करेगी? INC 24 में फ्रेश इशू सर्टिफिकेट ROC करेगी। उसको लगे कि हाँ अब नेम चेंज इनका कर देना चाहिए, तो फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करके उसमें नेम दे देगी। कितने? विदिन 30 दिन विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। फिर डॉक्यूमेंट इशू शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल साइन। ओके। एप्लीकेशन न्यू नेम कंपनी, ये INC 24 कंपनी देगी 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को, और ROC इशू करेगी फ्रेश सर्टिफिकेट डिजिटल साइन के साथ INC 25 में। ठीक, मैंने ऊपर नीचे कर दिया था। INC 24 में हम देंगे 30 दिन के अंदर। ROC को यहाँ लिखा है रजिस्टर विदिन 30 डेज विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। यहाँ पे ROC इशू फ्रेश सर्टिफिकेट INC 25, इसमें ROC। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 8 में देखा है कि इंटीमेट करेंगे सबको स्टॉक एक्सचेंज हर जगह कि न्यू नेम आ गया। न्यू कॉमन सील लाएंगे कि भैया न्यू नेम आया, उसकी न्यू कॉमन सील लाओ। उसके बाद यहाँ पे है कि पेटेंट साइन बोर्ड, ये मतलब हर जगह डिस्प्ले करेंगे कि हाँ हमारी कंपनी का पहले ये नाम था, अब ये नाम हो गया। करेक्ट ऑल रिकॉर्ड रजिस्टर, हर जगह कलेक्ट सही करेंगे कि हाँ पहले ये नेम था अब ये नेम है। एवरी डॉक्यूमेंट जो 2 साल तक के हैं, ड्यूरिंग 2 साल पहले तक के सारे डॉक्यूमेंट्स को सही करेंगे। ठीक है, ये पढ़ा। कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, सीकिंग नेम अवेलेबिलिटी। बोर्ड मीटिंग में BR पास करेंगे, नेम देखेंगे, रन फाइल करके CRC के पास 1000 रुपये दे के, फिर नेम मिलेगा तो नेम अवेलेबल रहेगा 20 दिन न्यू कंपनी में, 60 दिन पुरानी कंपनी में। इशू नोटिस ऑफ EGM के लिए नोटिस देंगे, फिर होल्ड होगी EGM, फिर ROC को फाइल करेंगे क्या? MGT 14 30 दिन के अंदर। जब रेजोल्यूशन SR पास हुआ तब INC 24 नेम के लिए 30 दिन के अंदर फाइल करेंगे, और INC 25 में न्यू नेम आ जाएगा ROC के पास। ये इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज, न्यू कॉमन सील, इन जगह जो हमने पढ़ा यह जगह बता दो न्यू नेम के लिए। अब यहाँ पे नेम चेंज रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन, ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। LODR दे के रखा है क्या क्या। एक पिछले नाम, जब पिछली बार नाम चेंज किया था फिर से नाम चेंज करें तो दोनों के बीच में एक एटलीस्ट 1 ईयर तो वो एक नाम चलाओ। पता चले कल एक नाम चेंज किया, आज एक नाम चेंज किया, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर लास्ट नेम से 1 साल बाद ही नाम चेंज होगा, उसके एटलीस्ट 50% रेवेन्यू जो न्यू नेम रख रहे हो ना जिस बिज़नेस के लिए, उससे आता हो एटलीस्ट 50% रेवेन्यू, और कंपनी की 50% एसेट्स उसी बिज़नेस के लिए, उसी इन्वेस्ट वो क्या जो आप काम कर रहे हो उसी में यूज़ हो। ठीक है, ऑडिटर न्यू सर्टिफिकेट कंफर्म, और 1 साल तक न्यू नेम और ओल्ड नेम स्टॉक एक्सचेंज पे दोनों में दिखाओ कि ये देखो ये हमारा पहले नाम ये था, अब ये है पिछले 1 साल तक। तो पिछले 1 साल में नेम चेंज नहीं कर सकते, 50% एटलीस्ट रेवेन्यू वहीं से आता हो पिछले 1 साल का,
50% आपके जो एक्टिविटी जितने एसेट्स हैं सारे वहीं पे यूज़ होते हो, और 1 साल तक स्टॉक एक्सचेंज पे पुराना न्यू नेम दिखाओ। ये LODR है, ठीक है। अब इन सब के बाद इफेक्ट क्या आएगा नेम चेंज करने का? नो इफेक्ट, इन सब में इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा राइट, ऑब्लिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, कि अगर उसने उसका जो राइट हो, उसका जो ऑब्लिगेशन हो, पता चले नेम चेंज कर दिया तुम्हारा, तो नेम चेंज हो गया, अब तो तुम्हें लाइबिलिटी नहीं भरनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ऐसा कुछ नहीं। राइट, ऑब्लिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग, सब सारी चीज़ें उसकी वही रहेंगी पुराने वाली। अब वही चीज़ जो हमने वो कॉपी में पढ़ी नोट से, वही चीज़ में बताइए। मेथड ऑफ चेंज ऑफ द नेम, अगर प्राइवेट से पब्लिक कर रहे हो, पब्लिक से प्राइवेट कर रहे हो, या कुछ भी ऊपर नीचे कर रहे हो, तो CG से हमें पूछना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका रेजोल्यूशन दे के रखा कि कैसे रेजोल्यूशन देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा है अल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन रजिस्टर ऑफिस, ये बहुत बड़ा है, ये अभी मैं स्किप करूँगी, हम चैप्टर की लास्ट में पढ़ेंगे, वरना पूरा चैप्टर ही कन्फ्यूज जाएंगे। ये एक मेथड आके पढ़ेंगे वापस, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ आता है चेंज, अगर अल्ट्रेशन नेम ड्यू टू MOA न्यू, क्या चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर रहे हैं। 13 का 1 बोलता है कि SR पास करना है जनरल मीटिंग में, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। पता चले जिन लोगों ने पूरा पहले पैसे दे के रखे उनको तो भैया इश्यू होगा ना, कि हमने पैसे दे के रखे हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो तुम ऑब्जेक्ट ही चेंज करो, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें SR पास होगा। और 13B में फाइल ROC विद इन 30 डेज, MGT 14 ROC को 30 डेज़ के अंदर MGT 14 फाइल करेंगे, जब SR पास हुआ तो उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये पोस्टल बैलेट से होगा पास, है ना, बिजनेस जो इसका रेजोल्यूशन जो भी ये रहेगा, ये पोस्टल बैलेट से होगा अल्टर ऑब्जेक्ट क्लोज, क्योंकि ये लोगों ने पैसे दे के रखे हैं, लोग बहुत हड़कम मचा देंगे इसलिए। उसके बाद जो लोगों ने पैसे दिए थे, अगर सपोज ने किसी मिठाई बनाने के लिए पैसे दिए हैं, प्रोस्पेक्टस को देख के उसने दिए थे कि मैं तो इसके लिए दे रहा हूँ, और अगर कंपनी दोबारा फिर ऑब्जेक्ट चेंज करती कि नहीं हम तो ये वाला भी काम करेंगे, मिठाई के साथ ये वाला काम भी करेंगे, तो उसको फिर से SR पास कराना पड़ेगा, और SR पास होगा तो ही वो उस ऑब्जेक्ट में काम कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। और जो शेयर होल्डर शेयर बेचने जाए कि नहीं हमें तो भैया SR पास हो गया, तब भी हम तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो SR जो वैसे वाले शेयर होल्डर वो अपने शेयर बेच सकते हैं, प्रोमोटर और बाकी शेयर होल्डर को बेच के जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा ना कि पोस्टल बैलेट SR पोस्टल बैलेट से करना है, तो पोस्टल बैलेट किन किन को करना है, तो पोस्टल बैलेट जिन कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर हों, या जिन्होंने पब्लिक से पैसा लिया हो, ठीक है, अनयूटिलाइज्ड मनी, जो मनी अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है उनको, या जिनमें 200 से ज़्यादा मेंबर है, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू करेंगे। और यहाँ पे ना लिस्टेड कंपनी भी होगी, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो ये तो उसने पब्लिक से पैसा लिया होगा ना, लिस्टेड कंपनी भी है यहाँ पे। उसके बाद ये हो गया। अब प्रोसेस पढ़ेंगे कि 7 दिन पहले नोटिस जाना है, होल्ड मीटिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, एक डायरेक्टर मिनिमम साइन करेगा, वही टाइम डेट प्लेस का, है ना। उसके बाद जो रेस मनी है, जो अनयूटिलाइज मनी है, उसके लिए SR पास करेंगे पोस्टल बैलेट से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए, है ना। उसके बाद उसमें ये सब डालेंगे कि टोटल मनी यूटिलाइज कितना है, अनयूटिलाइज अमाउंट कितना है, जस्टिफाई ये वो हिंट। उसके बाद एडवर्टीजमेंट दो न्यूज़पेपर में देंगे, एक लोकल लैंग्वेज और ये वेटकिनरी लैंग्वेज पे, ठीक है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, सॉरी, है ना, एक इंग्लिश और एक इसमें देंगे, इसका मीन्स लोकल लैंग्वेज होता है। और फिर जनरल मीटिंग में क्या पास होगा, जनरल मीटिंग में SR पास होगा। 7 दिन पहले नोटिस तो देना ही है, ठीक है। कितने दिन इसमें लिखा है एक बार देख लूँ मैं, 21 डेज़, अच्छा 21 डेज़ पहले नोटिस तो देना ही है। और शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं, कब देंगे, जब 95% एटलीस्ट, कम से कम 95% मेंबर अप्रूवल दे दें, तो शॉर्टर नोटिस देंगे, ठीक है। उसमें नोटिस देने के बाद इसमें बताया है कि शेयर होल्डर 3/4 मेजॉरिटी से SR पास करेंगे। उसके पास अगर ये SR पास हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर SR जब पास हो उसके 30 दिन के अंदर MGT 14 ROC को फाइल करनी है। उसमें क्या क्या अटैच करेंगे, कॉपी ऑफ SR,
कन्वेनिंग जनरल मीटिंग, शॉर्टर नोटिस, अटैचमेंट, कंसिडरेशन, रजिस्ट्रार, ये हिंतिन, ये सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये रिजोल्यूशन दे के रखा। उसके बाद है अल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। इसमें ज़्यादा लोगों का वो नहीं रहता है, लाइबिलिटी पहले कंपनी की ये थी, अब ये हो गई, पहले ये था, अब ये हो गया, तो इसमें ज़्यादा लोग इन दोनों शेयर होल्डर बाकी लोगों से नहीं पूछना रहता है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है कि 13(1) के थ्रू एसआर पास करेंगे, और जब एसआर पास हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को एनजीटी 14 फाइल करेंगे। बस लाइबिलिटी क्लॉज का इतना ही है। इसके बाद देख के रखा है अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का अल्ट्रेशन कैसे करते हैं? ऑथराइज जो शेयर कैपिटल है या तो उसको बढ़ा दें या डिवाइडेड कर दें शेयर कैपिटल को। जैसे 10 रुपये का एक शेयर था, अब उसको 5-5 रुपये का एक शेयर कर दें। नॉट कंसोलिडेशन एंड डिवीज़न, है ना, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर दें। कन्वर्ट और एनी फुल पेड अप शेयर कैपिटल इनटू स्टॉक, शेयर का बंच कम ज़्यादा कर दें, ठीक है। सब डिवाइडेड इट शेयर कैंसिलेशन, शेयर को शेयर कम कर दें, ये सब कर दें। तो ये सब कर दें, इनमें कैपिटल क्रॉस चेंज हो रही है, ठीक है। ये सारे हैं, लेकिन अगर ध्यान देना, अगर वोटिंग पावर में चेंज है तो ट्रिब्यूनल से पूछना है पहले, ठीक है। अगर ये सब चेंज करते टाइम किसी सारे शेयर होल्डर को अगर वोटिंग पावर में भी चेंज आ रहा है तो ट्रिब्यूनल से पूछना है। और फिर यहाँ दे के रखा है कि रेजोल्यूशन फाइल्ड रजिस्टर विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करो पासिंग रेजोल्यूशन अलोंग विद अल्टर एमओए। वो भी जो अल्टर एमओए किया है उसके अंदर 30 दिन के अंदर फाइल करो आरओसी को, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रोसेस देख के रखिए कि पहले हम चेक करेंगे अपना ऑथराइज इन आर्टिकल, फिर बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड रिजोल्यूशन, ये कहाँ गया, हाँ, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, वो ये सब देखेंगे, फिक्स करेंगे टाइम डेट, ये सब। और एक कैपिटल क्लॉज एक ऐसा है जिसमें ओवर पास होता है, बाकी पूरे चैप्टर में एसआर पास होता है, ठीक है। कहीं पे एक जगह लिख लेना कि अगर कैपिटल क्लॉज है तो ओवर पास हो रहा है, बाकी हर जगह एसआर पास हो रहा है, जितने भी अल्ट्रेशन हो रहे हैं। ओआर के लिए नोटिस देंगे डायरेक्टर, इशू नोटिस जाएगा, फिर होल्डिंग जनरल मीटिंग होगी, फिर अगर पास हो गया तो आरओसी की फाइल करेंगे SS7 30 दिन में फ्रॉम दी पासिंग ऑफ ओआर। उसमें क्या क्या अटैच, उसमें ये चीज़ें रहेंगी, नोटिस ऑफ ईजीएम, ट्रू कॉपी ओआर, अल्टरेट एमओए, आरओसी ई फॉर्म, अटैच डॉक्यूमेंट, फाइल नो नोटिस, प्रिस्क्राइब रजिस्टर 30 दिन के अंदर, एंड एसआर नो नीड टू पास एसआर। अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। याद रखना, अगर इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ रही है, और किसी को भी ऑब्जेक्शन क्यों होगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ रही है ना, तो अच्छी बात है यार, या जो भी बात है पैसे शेयर होल्डर को इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है। बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, ओआर, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इनका भी रेजोल्यूशन कैसे देना है यहाँ पे ये बताया है, ठीक है। ये हर जगह बताया है, पूरी बुक में बताया है। ये अगर कहीं रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो रेजोल्यूशन कैसे बनाना है ये पेपर में आ सकता है, मतलब, है ना। यहाँ पे देखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। एसआर पास करेंगे, कंपनी एसआर पास करेगी, अप्रूवल लेगी सीजी से, ठीक है। रजिस्टर 30 डे के अंदर पास मेकिंग प्रिस्क्राइब पेमेंट एंड फीस, जो एसआर पास किया वो फाइल करेगी रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर, और विद फीस भी देगी। उसके बाद है अल्ट्रेशन मेमोरेंडम, अगर क्या है ऑब्जेक्ट तो ये भी 30 दिन के अंदर फाइल करेगी आरओसी को। उसके बाद है ट्रांसफर एंड रिजल्ट, ये सब थ्योरी दे के रखा है, ये एक बार पढ़ लेना ना। उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बताता है कि कंपनी में काम कैसे होगा, क्या कैसे होगा, ये सारे रूल रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है।
है ना। यहाँ पे मैंने एरो बना के रखा है कि पहले MOA सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा AOA होता है। आउटलाइन मेथोडोलॉजी 3 टाइप से ये होता है। पहला होता है कि वो किसी पर्पस के लिए, अपने पर्पस चेंज करने के लिए हो रहा हो। दूसरा है यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, आउटलाइन मेथोडोलॉजी से हो रहा हो। और तीसरा है डिस्क्राइब बाय लॉ, यहाँ पे दिया भी होगा ये, लेस आउट थ्रू टास्क कंप्लाइज्ड पासिंग डायरेक्शन फाइल से रिकॉर्डिंग, ये मतलब बाय लॉ यहाँ हो रहा हो। इन 3 चीज़ से होता है, इन 3 चीज़ों से ये डिफाइन होता है। ठीक है, आउटलाइन क्या है, कंपनी की कैसा क्या लॉ कैसा क्या है, उसके रूल रेगुलेशन, ये सब ये बताता है। यहाँ पे दिया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बाय लॉ, रूल रेगुलेशन, कंडक्ट बिजनेस, इंटरनल अफेयर्स, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबऑर्डिनेट कंट्रोल होता है MOA का, ये सब इसकी हिस्ट्री दी है। राइट एंड पावर गवर्निंग बॉडी का होता है ये सारा इसका दे के रखा है। स्कोप, पावर, लेस डाउन, डिवाइडेड, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है, विटनेस होता है, एंड फाइल्ड अलोंग, ये सारी रीड दैम। यहाँ पे मैंने एरो बना के रखा है कि कंपनी मेंबर मीन्स कंपनी मेंबर पे बाउंड होती है, मेंबर से बाउंड होती है, और मेंबर से बाउंड होता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। इस केस में दिया है अगर MOA और AO में कोई चीज़ दी ही नहीं है, सपोज कंपनी में कोई ऐसी चीज़ है जो अरे यार फिर लगे अरे तो इन दोनों में है ही नहीं, तो कंपनी एक्ट देखेंगे फिर। ठीक है, फिर कंपनी एक्ट सुपीरियर रहेगा उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और फिर है अगर MOA में कोई चीज़ लिखी है पर हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे उस टॉपिक के लिए कि अरे यार ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसको कैसे अप्लाई करें, तो उस, और AO में है कि AO से वो समझ जा रहे हैं कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे करना है, तो AO के थ्रू वो चीज़ कर सकते हैं। पर हम कोई चीज़ बढ़ा नहीं सकते कि अरे ये MOA में नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लाओ ये कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। बस वो समझने के लिए एक रहता है कि हाँ अगर MOA में नहीं है तो AO में कर लें, MOA को AO को समझ के कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, इसमें क्या क्या होता है, इसमें टेबल AF, वो ABCDE में थी, अब AOA में क्या है, टेबल FGIJ शेड्यूल 1 की। ठीक है, अब ये टेबल FGHIJ के J मैंने लिख ली है। लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल ऊपर था, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसे ही बस ऊपर नीचे था, ऐसे ही था हमारे MOA में। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें दे के रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे दे के रखा है कि अगर कंपनी एक्ट की कोई चीज़ जा रही है तो वो वॉइड मानेंगे, डायरेक्टर किसी भी मेंबर को निकाल सकते हैं, और रजिस्ट्रार भी वॉइड माना गया, ये भी, और अल्ट्रा वायरस मीन्स ये भी वॉइड माना गया, मीन्स कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, अगर अल्ट्रा वायरस कोई काम करते हैं तो, और कंपनी किसी भी मेंबर को इसलिए डायरेक्टर किसी भी मेंबर को इसलिए निकाल सकते हैं, पता चले ये अगर ये पावर ही ना हो तो मेंबर तो पता नहीं क्या क्या करें, कोई अजीब गजीब मेंबर आ जाए, इसलिए। यहाँ पे एक चीज़ देखे रखिए, इंट्रेचमेंट प्रोविज़न मीन्स जो आर्टिकल की पावर को और टफ बनाए, 100% की ऐसी चाहिए ऑप्शन है। ठीक है, ये दे के रखा है। और यहाँ पे देख के रखा है कि जब कंपनी बन रही हो तो स्पाइस प्लस INC 23 ये देना है, और एग्जिस्टिंग कंपनी है और इसको ये करना है तो MGT 14 30 दिन के अंदर देना है। ये जो ये इंट्रेचमेंट प्रोविज़न था ना, ये उसके लिए है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी को ये रखना है तो अगर न्यू कंपनी बन रही है तो स्पाइस प्लस INC 23 दे देगी, और एग्जिस्टिंग कंपनी है तो MGT 14 30 दिन के अंदर दे देगी, ये बोल रहा है बस, और कुछ नहीं। और कंटेन क्या क्या रहेगा आर्टिकल का, खुद का आर्टिकल बनाया है तो वो फॉलो करो, वरना इसको भी खुद से बना सकते हैं आर्टिकल को ना, कंटेन को।
या होल्ली किसी पार्ट को उठा लो टेबल एक्ट के, या अडॉप्ट कर लो, प्रीलिमिनरी कॉन्टैक्ट कर लो, शेयर कैपिटल, वोलेशन राइट, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर, मीटिंग एंड रूल्स, मतलब ये बहुत सारे होते हैं। इन सबको देख के, और भी होते हैं ये, उन सबको देख के आप अपनी कंपनी का खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का, है ना। इसका अब इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? या तो कंपनी बहुत पुरानी है, उसको आदत हो गई, उसको पता चल गया हो कि हाँ ये एमओयू में लिखा है, वो करती जा रही है, वही ऑब्जेक्ट करती जा रही है, उसको पता है। और ज़रूरी नहीं है कि एमओयू और एओ में जो लिखा है कंपनी बस वही कर सकती है, इसके आगे पीछे भी काम आगे पीछे कर सकती है। ये डिफरेंस बिटवीन है एमओए एंड एओए के। जो एमओए है ये कोई बात नहीं ऐसी लिखी होगी जो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट जा रही हो, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी एक्ट और एमओए के दोनों के अगेंस्ट जा सकते हैं। ये डिफरेंस है। रीड यहाँ पे देख के रखा है लीगल इफेक्टिव ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कंपनी मेंबर्स पे बाउंड है, मेंबर से बाउंड है। यहाँ पे लिखा है मेंबर टू दी कंपनी, कंपनी टू दी मेंबर, ठीक है। सेक्शन 10(1) सब सेक्शन 1 ये बताता है। और जैसे कंपनी बाउंड टू मेंबर, अब ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे कि कंपनी ने बोला था कि हम हाँ हम डिविडेंड देंगे, और कंपनी ने नहीं दिया, तो मेजॉरिटी जो मेंबर हैं वो कंपनी पे केस करेंगे। लेकिन अगर पर्सनली किसी का पर्सनली राइट इफेक्ट हो रहा हो तो जाके इंडिविजुअल भी केस कर सकता है, ठीक है। वैसे मेजॉरिटी जाएगी, लेकिन अगर एक सिंगल इंसान को कोई एक प्रॉब्लम हो, उसका राइट इफेक्ट हो रहा तो एक भी केस कर सकता है। बाकी अगर डिविडेंड ऐसी चीज़ के लिए है तो मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ पे देख के रखा है कि मेंबर बाउंड टू मेंबर, मेंबर अपने नेम पे केस नहीं करेंगे, मेंबर कंपनी के नेम पे केस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख के रखा है और एक और कि कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर, कंपनी के मेंबर को छोड़ के बाकी सब कंपनी के आउटसाइडर हैं, ठीक है, कंपनी के लिए। अगर सपोज कंपनी में लिखा है कि मिसकंडक्ट के बिना लॉयर को नहीं निकाल सकते, और कंपनी ने निकाल दिया तो, और बाद में वो लॉयर केस कर देता है, तो वो केस नहीं माना जाएगा। लॉयर अलग से कॉन्ट्रैक्ट करता तो कंपनी पे लायबल होता, वैसे कंपनी पे लायबल नहीं है। डायरेक्टर अलग है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डायरेक्टर अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है हर चीज़ के लिए, ठीक। यहाँ पे ये बोला गया है। यहाँ पे फिर न्यू पॉइंट दिया है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। अल्टर किसका करना हो? ए का करना हो कंपनी के, तो उसके यहाँ पे अल्टरेशन द फॉलोइंग मैनर, कुछ यहाँ पे मैनर दे के रखे हैं। अडॉप्ट न्यू सेट आर्टिकल, एडिशनल, इंटरेस्ट, डिलेशन, अमेंडमेंट, सब्स्टिट्यूशनल, इन सब के अंदर भी सब पॉइंट होते हैं, ठीक है। प्राइवेट को पब्लिक में, पब्लिक को प्राइवेट में, ये सब करना हो। यहाँ पे देख के रखा है सीजी से परमिशन लेनी होगी। अगर एओ में अल्टर करना है, सीजी से परमिशन लो, और फिर रजिस्टर मीन्स आरओसी के पास 15 दिन के अंदर वो फाइल करो, ठीक है। जो कॉपी है ना आपकी पास की हुई जो कॉपी है, वो जिसको सीजी ने अप्रूव किया था, वो 15 दिन के अंदर रजिस्टर आरओसी को देना है। और इस केस में यहाँ पे बीच में ही एक केस दिया है, उसमें बोला है कि आर्टिकल या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लो, या तो आर्टिकल अल्टर कर लो या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि कंपनी अल्टर कर सकती है, ठीक है। इस केस में बोला है। और ये चीज़ हर कॉपी में अल्टर कर दो, वरना पर कॉपी 1000 रुपये फ़ाइन लगेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हुआ तो पेनल्टी है ये, 1000 रुपये लगेगी। अब यहाँ पे देख के रखें लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ आर्टिकल, किन किन से एक्सीड नहीं हो सकता। वो एमओए से ज़्यादा बड़ा है, एमओए से एक्सीड नहीं हो सकता। कंपनी अगेंस्ट ना हो, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट ना हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, बोनाफाइड ना हो, ठीक है, फ्रॉड ना हो, माइनॉरिटी ना हो, कैन नॉट ऑपरेट डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है। ये सब लिमिटेशन होती है आर्टिकल, इन सब को क्रॉस ना करें। और यहाँ पे दिया है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब एक कुछ बातें होती हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट चली जाती हैं। अगर ऐसा होगा तो जो
कॉन्फ्लिक्ट हो जो बड़ा होगा उसकी बात मानेंगे, जैसे यहाँ पे MOA बड़ा है, ठीक है। अगर इस केस में दे रखा है जितने मेंबर हैं उनके 10% कोर्ट के पास केस कर सकते हैं, है ना। जितने मेंबर हैं उनके 10% कोर्ट के पास केस कर सकते हैं। किस लिए? कि फ्रॉड करना, जो मेजॉरिटी थी वो फ्रॉड करना चाहती थी माइनॉरिटी के साथ, मतलब जो कम लोग नहीं होते उनके साथ फ्रॉड करना चाहती थी। तो ये कोर्ट में अगर केस करना है तो मिनिमम 10% लोग होने चाहिए, किनके जितने टोटल मेंबर हैं उनके। और एक केस हुआ था उसमें स्टेट ने बोला था कि आप अपना ऑफिस चेंज नहीं कर सकते, एक कंपनी को बोला था, पर वो कंपनी ऑफिस अपना चेंज कर सकती है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। वो अपना ऑफिस चेंज कर सकती है और उसको फ़ाइन देना होगा, फ़ाइन दे के वो चेंज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है प्रोसीड्यूर किसकी, अल्ट्रेशन ऑफ AO की। उसमें क्या पहले होता है AGM मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंप्लायंस विद द कंपनी एक्ट प्रोविज़न, अप्रूव सेंट्रल गवर्नमेंट, चेंज ऑफ द स्टेटस ऑफ कंपनी, फाइलिंग अप टू कंप्लायंस विद ROC, नो स्टैम्प ड्यूटी, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। ये 6 चीज़ें होती हैं। अब इसको पढ़ते हैं कि मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की करनी है तो 7 दिन पहले नोटिस देना है, ठीक है। और होल्ड अ मीटिंग, पहले नोटिस दे दिया, अब बोर्ड मीटिंग होगी तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, है ना, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। किसके लिए? अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, एक डायरेक्टर साइन करेगा, ये सब होगा। फिक्स डेट टाइम होगा। और फिर 15 दिन पहले नोटिस जाएगा, प्रिपेयर ड्राफ्ट, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के ये नहीं नोटिस नहीं जाएगा, प्रिपेयर एंड सर्कुलेट ड्राफ्ट मिनट विद इन 15 डेज में करेंगे, ठीक है, जो भी बोर्ड मीटिंग का रहेगा। जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, इसका 21 डेज पहले नोटिस जाएगा। और अगर 95% शेयर होल्डर अप्रूव कर दे तो शॉर्टर नोटिस भी जा सकता है। और SR पास करने के लिए 34% मेजोरिटी की हाँ चाहिए। अगर SR पास हो गया तो 30 दिन के अंदर MGT 14 में ROC को फाइल कर देना है। फिर वही ये सारी डिटेल्स हैं, ये 3rd पॉइंट 4th पॉइंट ये एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी का बताया था। और प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट हो रही है तो फॉर्म INC 27 भरेंगे और CG की अप्रूवल लेंगे। इसके बाद इफेक्ट अल्टर आर्टिकल, मेंबर एक्सटेंड कॉपी, ईच मेंबर को कॉपी देंगे। क्लियर पावर अल्ट्रेशन, ये सारी बाइंड मेंबर, एवरी कॉपी में सारी कॉपी में चेंज करेंगे, ये सारी रीड कर लेना। इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे। ये प्रमोटर करेगा, जैसे कंपनी बनती है तो उसके पहले क्या वो जो प्रमोटर है वो ज़मीन लेगा, किराए पे लेगा, खरीदेगा, कुछ तो करेगा ना। तो वो सारी जैसे लीज एग्रीमेंट, इन सब के एग्रीमेंट वो किया होगा। प्रिलिमिनरी ये भी बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, दोनों का वर्ड का मतलब एक ही है। यहाँ पे दोनों का वर्ड का मतलब एक ही है, दोनों को यही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन के पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करे। और अगर कंपनी के पैसे नहीं दे पा रही तो प्रमोटर लायबल होगा, क्योंकि कंपनी तो अभी बनी ही नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है प्रमोटर लायबल, है ना। मीन्स प्रमोटर लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी अगर कंपनी बनी नहीं तो वो पैसे देगा। और जैसे कोई कुछ भी बोले कंपनी पे लाइबल नहीं होगा। और ABC अगर कोई कंपनी है सपोज वो बन भी गई, उसके पास पैसे नहीं हैं, मतलब अगर पैसे हैं और वो कंपनी बन गई, ठीक है, लेकिन उसके पास ज़रूरी नहीं था कि तब भी उसके पास पैसे आए हैं, उसके पास नहीं आए पैसे, ठीक है। उसके बाद है कंपनी बनने से पहले आप शेयर इशू नहीं कर सकते। पता चले कंपनी 6 महीने बाद बनेगी और आप शेयर आज इशू कर रहे हो, है ना। प्री इनकॉर्पोरेशन की कुछ कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई करने के हैं ये कि आर्टिकल में लिखा हो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट सबसे किससे कितने पैसे लेने हो ये लिखा हो। फिर उसमें लिखा हो बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर के पास
करवाओ, मतलब पहले नोटिस देके फर्स्ट में बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर से पास करवाओ इस, और फिर चेयरपर्सन साइन करके अडॉप्ट करेगा। ठीक है, क्या प्रोसेस है? पहला आर्टिकल में लिखा हो, फिर इनकॉर्पोरेशन, उसमें सारी चीज़ें कितना क्या पैसा वो लिखाओ, फिर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पास करेंगे और चेयरपर्सन साइन करके उसको अप्रूव करेगा। ये प्रोसेस है। ठीक है, और अभी हमने स्किप किया था एक ये लास्ट चीज़, लास्ट चैप्टर की जो हमने अभी बीच में स्किप किया था, अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस। रजिस्टर ऑफिस बदलना हो तो पहला, जब रजिस्टर ऑफिस सेम लोकेशन हो और रजिस्टर ऑफिस चेंज ना हो रहा हो, लिमिट इन सेम टाउन में हो, लोकल लिमिट इन सेम टाउन हो, जब आरओ चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड द लोकेशन लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन विलेज, फिर है चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद इन सेम स्टेट फ्रॉम द जुडिशियल वन आरओसी टू अनदर, मतलब यहाँ पे आरओसी चेंज हो रहा है, यहाँ पे विन इन रजिस्टर फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर एमओए विल चेंज, यहाँ पे एमओए चेंज होगा। ठीक है, एमओए विल नॉट चेंज, इन तीनों में एमओए चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें एमओए चेंज होगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सेम टाउन, मीन्स इस सेम स्टेट है, पास बीआर होगा, आरओसी वेरीफाई करेगा रजिस्टर ऑफिस को, आईएनसी 22 रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 डेज देंगे, नो अल्ट्रेशन इन एमओए, ये हो गया। उसके बाद चेंज आउटसाइडर द लोकल लिमिट ऑफ एन सिटी टाउन और विलेज, एसआर पास होगा। उसके बाद पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास होगा, कॉपी एसआर फॉर्म एमजीटी 14 एसआर को देंगे और आईएनसी 22 चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस। ठीक है, उसके बाद चेंज इन रजिस्टर ऑफिस, सेम स्टेट है, रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा है बस, बट स्टेट सेम है अगर, तो ऐसा सिर्फ 2 जगह पॉसिबल है क्योंकि इन जगह 2 रजिस्टर ऑफिस है विद इन सेम स्टेट। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे और तमिलनाडु में चेन्नई और ये। रीजनल डायरेक्टर मस्ट बी कन्फर्म, पहले आरडी कन्फर्म करेगा, फिर है एप्लीकेशन, रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देंगे, फिर वो पास करेगा 30 दिन में एप्लीकेशन के, फिर आरओसी को फाइल करेंगे 60 दिन, फिर आरडी शैल बी फाइल आरओसी विद इन 60 डेज, पास सच ऑर्डर। आरडी से पहले परमिशन लेंगे ना 30 दिन में कि पास, फिर वो पास करेगा या फेल करेगा, और पास कर दिया तो 60 दिन में आरओसी को फाइल करेंगे जिस दिन आरडी ने पास किया उसके, है ना। फिर है आरओसी रिकॉर्ड चेंज करेगा, आरओसी शैल ट्रांसफ़र ऑल द डॉक्यूमेंट्स, पेपर एंड न्यू पेपर, ये पहले होता था अब तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो जाता है। फिर आईएनसी 23 फीस प्लस डॉक्यूमेंट देंगे, फिर कॉपी बोर्ड मीटिंग शिफ्टिंग ऑफ आरओसी, कॉपी रिजोल्यूशन ईजीएम मेंबर में देंगे, डिक्लेयर केएनपी नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यू टू वर्कमैन, ये देंगे। ठीक है, उसके बाद 15 दिन ये सब ये देख लेना। फिर अब इसमें है चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफिस, उसकी ये प्रोसेस है, ये मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, बाकी ये सब लिखी हुई हैं। ये सब वही आईएनसी 22 भरो, आईएनसी 26 भरो, ये एक प्रोसेस है ना, और ये यहाँ तक है, बस यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर 3 जो एमओए और एओ का था वो ख़त्म हो गया।